जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता भाग्येश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर और नए ऊर्जा के साथ। मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे उत्तर प्रदेश हायर जुडिशरी के पूर्व के पूछे गए प्रश्नों का। विधि प्रश्न पत्र प्रथम का सन 2009 में जो पूछा गया था उसका हम लोग चर्चा कर रहे थे और गतांक से आगे का आज चर्चा करेंगे। विषय पे आने से पहले मेरा निवेदन है कि जिन व्यक्तियों द्वारा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है, कृपया निवेदन है कि सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अन्य लोगों को भी शेयर करें। तो हम चर्चा करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 7B पे थे हम लोग। इसमें है क्वेश्चन कि अभित्यजन के आधार पर विशेष संदर्भ में मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 के अधीन मुस्लिम विवाह विघटन के लिए आधार का वर्णन करिए। तो जो 9 आधार दिए गए हैं उसमें उन 9 आधारों में से 2-3 आधार ऐसे हैं जो कि अभित्यजन से संबंधित हैं। अब जैसे कि इसमें देखा जाए तो पति द्वारा वैवाहिक दायित्वों का पालन न करना, जैसे जो धारा 2 का उप क्लाज सबखंड जो है 4 है, वो यही कह रहा है कि बिना न्यायोचित कारण के कोई पुरुष मतलब मुस्लिम पुरुष 3 वर्ष या अधिक समय तक पत्नी के प्रति अपने वैवाहिक दायित्वों का पालन करने में असफल रहा हो तो पत्नी को विवाह भंग कराने की डिक्री प्राप्त करने का अधिकार मिल जाता है। तो इस तरीके से इसमें है समाहित है, और चाहे तो अन्य उल्लेख भी यदि करना चाहें तो कर सकते हैं कि पति द्वारा लगातार 2 वर्षों या अधिक वर्षों तक भरण पोषण देने में असफलता, ये क्लास 2 है। तो क्लास 2 और क्लास 4 मतलब 2 का 4, ये 2 ऐसे ग्राउंड हैं जो कि इस क्वेश्चन को पूरा करने में सहयोग करेंगे। बाकी का व्याख्या चाहें तो पूरा का पूरा उसका जो 9 ग्राउंड है उसको दे सकते हैं, क्योंकि आखिरी में दिया गया है कि मुस्लिम विधि में माने कोई अन्य आधार, और पति द्वारा क्रूरता जो 8वां है वो भी एक अधित्यजन का ही रूप है। अगर जो कोई व्यक्ति अपने पत्नी को अभी त्यक्त कर देता है तो वो भी क्रूरता की श्रेणी में आता है। तो ये 2 ग्राउंड के अलावा उस ग्राउंड में भी आप दे सकते हैं, और अन्य ग्राउंड का भी धारा 2 का उपखंड 9 जो है उसका हवाला दे करके इस क्वेश्चन का आंसर पूरा कर सकते हैं। बाकी इसमें कुछ करना नहीं है, क्योंकि ये 2 पार्ट में करके क्वेश्चन बनाया है। पहले पार्ट में तो पूरा विस्तृत व्याख्या कर ही दिया है, दूसरे पार्ट में केवल ये थोड़ा बहुत लिखने के लिए दे दिया है, तो इसको लिख के आगे बढ़ा जा सकता है। अब उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21A राज्य पर मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का भार अधिरोपित करता है, जबकि अनुच्छेद 51A पूर्ण रूप से माता पिता पर भार डालता है। इसके बारे में स्पष्ट कीजिए कि उनमें से कौन अभिभावी होगा और न्यायालय द्वारा प्रवर्तित कराया जा सकता है। चयनित निर्णयों के संदर्भ में कारण दीजिए। तो सबसे पहले तो इसमें हम लोग को ये चर्चा कर देना है कि 86वां संविधान संशोधन द्वारा जो अमेंडमेंट किया गया वो क्या क्या किया गया। तो इसके संबंध में हम लोग धारा 21A जो जोड़ा गया है उसका चर्चा कर देंगे, जिसमें कहा गया है कि राज्य ऐसी रीति से जैसा कि विधि बनाकर निर्धारित करे 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए वो बंद करेगा। ये एक फंडामेंटल राइट्स है। 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा पाना ही पाना है, और इसके लिए राज्य इसके लिए लायबल होगा। दूसरा में जो धारा अनुच्छेद 45 है उसमें अमेंडमेंट किया गया, और ये कहा गया कि राज्य 6 वर्ष की आयु के सभी बालकों को पूर्ण बाल्यकाल की देखरेख और शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करने के लिए बंद करेगा। मतलब यहाँ भी राज्य सरकार को जब वेलफेयर स्टेट की बात आएगी, जब कोई कानून बनाएगा तो उसमें इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। और तीसरा जो 51A में खंड के जोड़ा गया उसमें ये कहा गया कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बालकों के माता पिता और प्रतिपाल के संरक्षकों का यह कर्तव्य होगा कि वे उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। तो इस
86वें संविधान संशोधन के माध्यम से माता पिता या जो उनके संरक्षक हैं उनकी भी अकाउंटेबिलिटी तय कर दी गई कि ये भी इनका एक फंडामेंटल ड्यूटी होगा। और इसको लिखने के बाद अब चाहें तो मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य का हवाला दे सकते हैं, क्योंकि 86वें संविधान संशोधन के पहले ये मूल अधिकार के रूप में एक्सप्रेसली नहीं था। ये आपकी यूनिक कृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के माध्यम से या मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य के माध्यम से ये कह लीजिए कि इनको दिया गया था। और ये जब 86वां संविधान संशोधन आया तो फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा अमेंडमेंट करके इसको स्थापित कर दिया गया। अब एक जो इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि क्या अविभावी होगा और क्या नहीं होगा, तो सीधी सी बात है कि जो फंडामेंटल राइट्स है यानी कि 21A, इसका तो प्रवर्तन कराया जा सकता है अनुच्छेद 32 या 226 के माध्यम से। नियमता तो 32 ही है फंडामेंटल राइट्स के लिए, लेकिन 226 में भी इसका प्रवर्तन कराया जा सकता है हाई कोर्ट के माध्यम से। ऐसे 32 में सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट रिट याचिका दाखिल करके किसी भी फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो उसके लिए रिट याचिका दाखिल किया जा सकता है। तो एक तो ये कंफर्म है कि 21A का प्रवर्तन कराया जा सकता है, लेकिन जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जिसमें संशोधन किया गया या फंडामेंटल क्या बोलते हैं इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो 45वां अमेंडमेंट किया गया है, तो इसका प्रवर्तन कराया नहीं जा सकता है न्यायालय द्वारा। लेकिन देखा जाएगा यदि निर्णय 2-3 निर्णय ऐसे रहे हैं तो कुछ न कुछ गाइडलाइन फंडामेंटल ड्यूटीज पे भी दिए गए हैं और फंडामेंटल ये बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर भी दिए गए हैं। तो यहाँ जो मेन क्वेश्चन है ये फंडामेंटल ड्यूटीज है और फंडामेंटल राइट्स के ऊपर डिबेट कर रहा है। तो 2-3 केसों को हम लोग दे सकते हैं, जैसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान छात्र संघ AIR 2001 का मामला है और इसमें कहा गया है कि भाग 4A के अनुच्छेद 51A में भी कर्तव्यों के पहले मूलभूत शब्द का प्रयोग करके उन्हें भी उसी प्रकार किया गया है जैसा कि संविधान के भाग 3 के अधिकारों के लिए किया गया है। तो इसके कहने का तात्पर्य है कि ये भी मूलभूत है। अब ये मूलभूत किसके लिए है? व्यक्ति के लिए है, और व्यक्ति को पालन कराया जाएगा कि नहीं कराया जाएगा ये आगे के 2-3 केसों में दिया गया, लेकिन इसके लिए मैंडेटरी नहीं है। अब जैसे एक भारत संघ बनाम राज्य का मामला AIR 2007 का था, इसमें कहा गया कि अनुच्छेद 51A(j) के अधीन प्रत्येक नागरिक को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में निरंतर उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करने का कर्तव्य तब तक नहीं प्राप्त किया जा सकता जब तक कि वो अपने कर्तव्यों के प्रति अनुशासन और समर्पण भावना न रखे। न्यायालय ऐसे आदेश न पारित करे जहां भाग 4A में निहित उद्देश्यों को नष्ट करने की प्रवृत्ति हो। अब यहाँ एक चीज़ गाइडलाइन दी जा रही है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि ऐसे किसी भी निर्णय में कोई बात न आवे जिसके वजह से फंडामेंटल ड्यूटीज जो है प्रभावित हो या नष्ट हो जाए। पुनः श्याम नारायण चौकसे बनाम भारत संघ AIR 2017 का मामला है। इसमें राष्ट्रगान के बारे में डिटेल एक प्रकार से निर्णय दिया गया कि किस प्रकार से सिनेमा घरों में यदि चलाया जाता है राष्ट्रगान तो उसको चलाया जाना चाहिए कि नहीं चलाया जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ मनोरंजन की स्थिति है। चलाने को हो सकता है उसका कोई सम्मान करे या न करे, क्योंकि ये अनुच्छेद 51A के 9 के अंतर्गत नियत मूल कर्तव्यों और राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 के प्रावधानों के संबंध में इसमें गाइडलाइन दी गई थी। तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा गाइडलाइन दिया गया कि आप ससम्मान चाहें तो चला सकते हैं और इसका मैंडेटरी नहीं है। तो ये कुल मिलाकर के ये है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये मूलभूत है, इसको प्रयोग करना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को, इसीलिए इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है, नहीं तो संविधान में इसको रखने का कोई औचित्य नहीं था। दूसरा ये है कि जो फंडामेंटल राइट्स है उसका प्रवर्तन न्यायालय के माध्यम से कराया जा सकता है, जो कि राज्य के विरुद्ध भी हो सकता है और व्यक्ति के विरुद्ध भी हो सकता है। इस तरीके से इसका आंसर पूर्ण किया जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति न्यायिक पुनर्विलोकन से उन्मुक्त है, सुसंगत निर्णय विधि से कथन का परीक्षण करिए। तो पहले तो इसमें 2-3 लाइन का जो धारा 72 है या धारा 161 है उसका वर्णन चाहें तो कर दें। जैसे धारा 72 में दिया गया है कि उन सभी मामलों में जिसमें दंडादेश सेना न्यायालय ने दिया है
या दूसरा कह रहा है कि उन सभी मामलों में जिनमें दंडादेश ऐसे विषय से संबंधित किसी विधि के अपराध के लिए दिया गया है जिस पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। और तीसरा कह रहा है कि उन सभी मामलों में जिसमें दंडादेश मृत्यु का है। तो उस पर राष्ट्रपति को ये पावर है कि वो सिद्ध दोष ठहराए हुए व्यक्ति को क्षमा कर दें, प्रविलंब कर दें, परिहार कर दें या लघुकरण कर दें उसके दंड को। इस तरीके से राष्ट्रपति को पावर है। और धारा 161 को देखा जाए तो उसमें उन मामलों में उसको अधिकारता नहीं है जिन मामलों में केंद्र सरकार की कोई विधि से संबंधित दंडादेश दिया गया है या मृत्यु दंडादेश के संबंध में। तो इन दो को छोड़ करके एक राज्यपाल को भी 161 में लगभग वही पावर हैं जो कि राष्ट्रपति को पावर है। तो ये तो थोड़ा दो लाइन का गिनाया जा सकता। अब आया निर्णय की बात कि राष्ट्रपति का जो निर्णय है 72 के तहत क्या ये पुनर्विलोकन के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है। तो इस विषय पे जो मेन लेटेस्ट केस है वो शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ का है और इसको सन 2014 में पारित किया गया माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा और विस्तृत इस पर गाइडलाइन दिया गया। इसके पूर्व में आप चाहें तो रंगाविला बनाम भारत संघ के मामले का चर्चा कर सकते हैं। इसमें कहा गया था कि उच्चतम न्यायालय ने धारित किया कि अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 161 के अंतर्गत क्षमादान मौलिक अधिकार नहीं है। पुनः केहर सिंह बनाम राज्य 1989 के मामले में जो इंदिरा गांधी हत्याकांड से संबंधित था उसमें भी करीब 5 प्रश्न बनाए गए थे। उन 5 प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार था कि पहला क्वेश्चन था कि क्या अनुच्छेद 72 के अंतर्गत न्यायालय के निर्णय को राष्ट्रपति गुण दोष पर सुन सकते हैं। तो इसमें कहा गया कि अनुच्छेद 72 द्वारा अपने में निहित शक्तियों के प्रयोग द्वारा आपराधिक मामलों में साक्ष्य की जांच कर सकते हैं तथा न्यायालय द्वारा निर्णय दिए गए दंड से भिन्न निर्णय दे सकते हैं। दूसरा इसमें क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के राष्ट्रपति द्वारा पारित आदेश के न्यायिक परीक्षण की सीमा क्या है। तो इसके आंसर में कहा गया कि इसका न्यायिक पुनर्विलोकन के माध्यम से इसकी जांच की जा सकती है। इसके आंसर में कहा गया। पुनः जो तीसरा क्वेश्चन बनाया गया कि क्या अनुच्छेद 72 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग किए जाते समय याची को मौलिक रूप से सुना जाना चाहिए। तो इस प्रश्न पर न्यायालय ने कहा कि यह प्रश्न राष्ट्रपति के विवेकाधीन है। इसके लिए अभियुक्त मांग नहीं कर सकता कि राष्ट्रपति उसे मौखिक या लिखित रूप में सुने। चौथा क्वेश्चन बनाया गया इसमें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत शक्ति के मनमाने प्रयोग को निषेध करने तथा क्षमादान अधिकार के प्रयोग को विनियमित करने के लिए कौन सा निर्देश माना जाएगा। तो इसमें सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके लिए कोई दिशा निर्देश नहीं होगा और न ही इसके लिए राष्ट्रपति बाध्य हैं कि वो किसी न्यायालय के किसी दिशा निर्देश को माने। वो जो संवैधानिक उनको दर्जा प्राप्त हुआ है या जो संवैधानिक शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 72 में उसका पालन करने के लिए वो स्वतंत्र हैं। पुनः बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में फांसी की वैधता पर पुनर्विचार करने के लिए दिया गया। तो उसमें कहा गया कि इसके लिए कोई औचित्य नहीं है। अब इसके बाद से इपरू शंकर बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2006 का मामला आया और इसमें कहा गया कि जो 72 के तहत शक्ति है अनुच्छेद 72 के तहत वो संवैधानिक शक्ति है और न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन है। उसी प्रकार उसके बाद कहा गया कि इसमें हस्तक्षेप कब किया जाएगा तो सुसंगत तथ्यों की उपेक्षा की गई हो या अथवा बाह्य या निरर्थक सामग्री पर विचार करके क्षमादान किया गया हो या ठुकराया गया हो तब न्यायालय द्वारा इसमें हस्तक्षेप किया जा सकता है। लेकिन जो शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ 2014 का मामला है इस पे बृहत्तर गाइडलाइन दिया गया है और इसमें कहा गया कि अनुच्छेद 72 या अनुच्छेद 161 का मामला अनुच्छेद 21 से आच्छादित होता है अतः स्वयं दोषित व्यक्ति या उसके परिवार का सदस्य अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जनहित याचिका दायर कर सकता है। पुनः दूसरे पैरा में इसको कहा गया कि उच्च न्यायालय के अनुच्छेद 72 एवं अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राष्ट्रपति या राज्यपाल की शक्ति उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय की शक्ति से सर्वथा भिन्न है। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय की अपील के रूप में नहीं बैठता अपितु यह शक्ति उसकी संवैधानिक गरिमा, मानवीयता, लोकहित, समाज पर पड़ने वाले प्रभाव आदि परिस्थितियों को ध्यान में रखकर प्रदत्त की गई है। ये सीधे सीधे कह रहा है कि ये जो जुडिशियल एक्टिविटी होती है यह नहीं है। जो राष्ट्रपति क्षमादान करता है वो जुडिशियल एक्टिविटी नहीं है, वो हटके है जो संविधान में उसको प्रोवाइड किया गया है उसके आधार पर वो करता है।
तीसरा बात इसमें कहा गया कि अनुच्छेद 72 या अनुच्छेद 161 के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति ब्रिटिश सम्राट की संप्रभुता पर आधारित दयाशीलता की शक्ति नहीं, अपितु अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्ति की भांति एक संवैधानिक शक्ति है। और चौथा बात इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति पर न्यायालय पुनर्विचार की शक्ति अत्यंत सीमित है, यह दुर्भावना या विवेकहीन प्रयोग तक सीमित है, अर्थात अनुच्छेद 14 के अंतर्गत निम्नलिखित आधार पर चुनौती दी जा सकती है। अब ये क्या आधार इसमें कह रहा है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल ने मंत्रिपरिषद के परामर्श के बगैर इसका प्रयोग किया है, राष्ट्रपति या राज्यपाल ने अपनी मस्तिष्क का प्रयोग किए बिना इस शक्ति का प्रयोग किया है, राष्ट्रपति या राज्यपाल का आदेश दुर्भावनापूर्ण है, राष्ट्रपति या राज्यपाल का आदेश बाह्य कारकों तथा विसंगत तथ्यों पर आधारित है, राष्ट्रपति या राज्यपाल ने शक्ति के आधिक्य का प्रयोग किया है, राष्ट्रपति या राज्यपाल का आदेश अविवेकपूर्ण व स्वेच्छाचारिता से पूर्ण है। तो इस आधार पर यदि कोई क्षमादान किया गया है तो उसको न्यायालय द्वारा पुनर्लोकित किया जा सकता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो। पांचवा इसमें बात कहा गया कि अनुच्छेद 72 के अधीन राष्ट्रपति की वैवेकीय शक्ति किसी संविधिक प्रावधान द्वारा छीना नहीं जा सकता, न किसी नियम द्वारा इसे परिवर्तन संशोधन या द्वारा हस्तक्षेप ही किया जा सकता है। यानी कि जो संविधान में 72 द्वारा इनको पावर दिए गए हैं उसमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। छठवां इसमें बात कहा गया कि अनुच्छेद 32 के अधीन याचिका के लिए राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान के निर्णय करने में विलंब एकमात्र आधार नहीं हो सकता, अपितु दंड निष्पादन में विलंब के कारण कैदी का स्वास्थ्य, उसके मानसिक स्वास्थ्य अथवा उसके द्वारा किए गए अपराध की भयावहता तथा क्षमादान का समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को भी ध्यान में रखकर किया जाता है। सातवां इसमें बात कहा गया कि राष्ट्रपति या राज्यपाल की क्षमा याचिका के आदेश को पुनर्विलोकन द्वारा न्यायालय वास्तव में इस निमित्त अनुच्छेद 72 या अनुच्छेद 161 में हस्तक्षेप नहीं करता, अपितु दोषित व्यक्ति के जीवन सुरक्षा जो अनुच्छेद 21 के अनुरूप यथोचित सुरक्षा प्रदान करता है उसके लिए करता है। मतलब कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो न प्रभावित हो उसके लिए न्यायिक पुनर्विलोकन होता है, न कि राष्ट्रपति के जो क्षमादान या राज्यपाल के जो क्षमादान की शक्ति है उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने के लिए किया जाता है। तो ये जो शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ का मामला है उसमें गाइडलाइन भी दिया गया था। ये कहा गया था कि राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका स्वीकार करने से पूर्व कैदी को एकल कारावास में रखना असंवैधानिक और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। दूसरा इसमें कहा गया था कि विधिक सहायता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अपील या न्यायिक उपचार हेतु एवं न्यायालय तक पहुंचने के लिए विधिक सहायता उपलब्ध कराया जाना चाहिए, उसे अंतिम सांस तक सहायता देनी चाहिए। यदि याचिका अस्वीकार करने के पश्चात पश्चातवर्ती घटनाओं और परिस्थितियों के आधार पर मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिणत करने हेतु याचिका दायर कर सकता है और उसके लिए सहायता प्राप्त करने का अधिकारी है। तो इस तरीके से जो 2014 में शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ के मामले में गाइडलाइन पारित की गई थी, तो इसके आंसर में इसको भी दिया जा सकता है। क्योंकि ये 2009 का क्वेश्चन है, उस समय ये नहीं था। तो ये जो इपरू शंकर बनाम आंध्र प्रदेश 2006 तक के मामले हैं उसको वहाँ पे तत्कालीन रिलेवेंट केस के रूप में दिया जा सकता था। लेकिन अभी अगर ये क्वेश्चन रिपीट हो, ये शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ का मामला जो है रिलेवेंट होगा इस क्वेश्चन के आंसर के रूप में। तो इस तरीके से इसका आंसर पूर्ण किया जा सकता है। अब आता है क्वेश्चन लास्ट, इसका है 10वां, केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों के वितरण के संबंध में तत्व और सार के सिद्धांत को स्पष्ट करें। और दूसरा इसी में पैरा लिख रहा है कि उन आकस्मिकताओं को बताइए जिनके अधीन राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यापित करता है, इस शक्ति की परिभाषाओं का वर्णन कीजिए। तो इस संबंध में देखिए अनुच्छेद 246 जो है रिलेवेंट है। उसमें बताया गया है कि जो संघ सूची है, समवर्ती सूची और राज्य सूची है, उसमें कौन कौन नियम बना सकता है। तो जो संघ सूची है उसमें केंद्र सरकार को असीमित शक्ति होती है नियम बनाने की। जो राज्य सूची है उसमें राज्य सरकार को असीमित शक्ति होती है नियम बनाने की। और जो समवर्ती सूची होता है उसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों को नियम बनाने की अनुमति होती है। लेकिन यदि कोई ऐसा नियम है जो कि केंद्र सरकार के नियम से असंगत है तो वहाँ तक राज्य सरकार का जो नियम बनाया गया है वो शून्य घोषित हो जाएगा। अब इसमें जो तथ्य और सार का सिद्धांत है इसमें दो केसों का वर्णन कर सकते हैं। एक प्रफुल्ल कुमार बनाम बैंक ऑफ खुलना AIR 1947 का मामला है और दूसरा बम्बई राज बनाम बलसारा का मामला है। इसका वर्णन करके आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर पूरा कर सकते हैं। और इसके दूसरे पैरा में जो बात कही गई है
क्वेश्चन का कि उन आकस्मिकताओं को बताइए जिनके अधीन राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यापित करता है, इस शक्ति की परिसीमाओं का वर्णन करें। तो इसका उल्लेख आप अनुच्छेद 123 के रूप में कर सकते हैं कि किन परिस्थितियों में कर सकता है। तो इसमें दो कंडीशन होते हैं कि जब संसद के दोनों सदन सत्र में न हो एवं ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जिनमें तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो। तो इस तरीके से कोई भी अध्यादेश पारित किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा, और राष्ट्रपति का अध्यादेश जो पारित किया गया है वो प्रत्येक अध्यादेश संसद के दोनों सदनों के समक्ष अनुमोदनार्थ रखा जाएगा और संसद के पुनः समन्वित होने की तारीख से 6 सप्ताह के बीतने पर समाप्त हो जाएगा, जब तक उसे पुनः दोनों सदन द्वारा अनुमोदन न मिल जाए। और ये जो भी अध्यादेश है ये जरूरी नहीं है कि दोनों सदन, चूंकि एक सदन का तो विघटन होता ही नहीं है राज्यसभा का, अब लोकसभा का विघटन हो जाता है या लोकसभा का सत्रावसान हो जाता है, तो जरूरी नहीं है कि दोनों सत्रों का सत्रावसान हो। एक सत्र भी एक लोकसभा का भी अगर जो विघटन हो जाता है तभी ये अध्यादेश जारी करने के लिए सक्षम होते हैं। और ये जो भी अध्यादेश जारी होता है अनुच्छेद 13 के अधीन विधि का बल लगता है, क्योंकि उसमें अध्यादेश को भी शामिल किया गया है। और चाहे तो इसमें केस आर.के. गर्ग बनाम भारत संघ AIR 1981 का दे सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो केस है DC वाधवा बनाम बिहार राज्य 1987 का है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें अध्यादेश जारी कर करके 14 वर्ष तक जो है एक अध्यादेश को पुनर्जीवित किया गया था, और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधानमंडल के विधि बनाने की शक्ति का अपहरण है, इस शक्ति का प्रयोग असाधारण परिस्थितियों में होना चाहिए, किसी राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं। मतलब ये 14 साल तक जो पुनः अध्यादेश जारी कर करके बढ़ाया जा रहा था, एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन का जो है अपहरण कर लिया गया है। इस तरीके का प्रावधान नहीं है संविधान में। संविधान में कहीं ना कहीं से ये सप्लीमेंट्री प्रोविज़न है कि जहाँ कहीं कोई इस तरीके की व्यवस्था नहीं है तो इस व्यवस्था का प्रयोग करके उस समय तक सामान्य स्थिति में कार्य किया जा सकता है, न कि इसका किसी प्रोविज़न का जो है प्रयोग करके इसका गलत प्रयोग किया जा सकता है। तो ये 14 साल एक बहुत बड़ा समय होता है, और ये एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का जो कमेंट था कि अपहरण किया गया है, तो ये गलत नहीं था। तो ये DC वाधवा बनाम बिहार राज्य का मामला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसको इसमें लिख सकते हैं। ये इस प्रकार से सन 2009 का जो विधि प्रश्न पत्र प्रथम है वो समाप्त होता है। अगली वीडियो में विधि प्रश्न पत्र द्वितीय का वर्णन करेंगे और इसमें प्रक्रिया और साक्ष्य से संबंधित है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मुझे विश्वास है कि आप लोग को वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। आप लोग कमेंट्री भी देख लीजिएगा, सुसंगत जो रिलेवेंट जो सेक्शन है उसको या आर्टिकल है उसको भी देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।